Good morning, Vishwajit. Good morning, sir. Yeah, very good morning. Wish you warm welcome to our digital meeting. And today I'm very happy to share that we have Mr. Vishwajit Shinde, young independent mutual fund distributor and insurance agent, second generation independent financial advisor. Okay. Yes. So I warm welcome Vishwajit in our digital meeting. Okay, that Yes. decided to share your key learning in last 6 months. Okay, which will be a twin Yes, benefit के जो आपके क्लाइंट को आइडिया आएगा कि आपने क्या नया लर्निंग जर्नी किया और कैसे आप अपने क्लाइंट को एज ए सेकेंड जनरेशन यू कैन से इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और इंश्योरेंस एजेंट कैसे और वैल्यूएड हेल्प कर सकते हैं। आपके फादर जो है ऑलरेडी एक अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, और सेकेंड जो स्टूडेंट है जो सीएपी सर्टिफिकेशन प्लान कर रहे हैं तो उनको भी एक आइडिया आएगा कैसे ट्रेनिंग के बेनिफिट्स है। सो आई रिक्वेस्ट यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन एंड देन विल टेक इट फॉरवर्ड अवर डिस्कशन फॉर 15-20 मिनट्स। यस विश्वजीत। मेरा नाम विश्वजीत शिंदे है। बेसिकली मैंने लास्ट ईयर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स में एंड राइट नाउ आई एम परसुइंग सीएफपी विद केयूर शाह फ्रॉम जुलाई 26, 2021। ओके, यस। ओके, तो मुझे बताएंगे कि आपने क्यों डिसाइड किया एक सीएपी सर्टिफिकेशन करने के लिए? यस सर। सो बेसिकली जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मेरे पास मतलब ऐसा कोई खास ऑप्शन नहीं था कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। सो मैंने मेरे फादर से पूछा कि मुझे आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के बिजनेस में आना है। ओके, तो मुझे क्या करना चाहिए। सो मेरे फादर आपके बहुत से वर्कशॉप्स कर चुके हैं पहले भी। सो उन्होंने मुझे इमीडिएटली आपका नंबर दे दिया और कहा कि तुम एक बार सर से बात करो। तो सर मुझे एक बात पता चली, आपने जो वीडियोस वगैरह भेजे थे उनमें से कि सीएफपी एक बेंचमार्क की तरह है एडवाइजरी में। ओके, जिससे एक क्लाइंट और फाइनेंशियल एडवाइजर का रिलेशन भी अच्छा रहता है, ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है एंड सीएफपी पर्सन हैज अ लॉट मोर नॉलेज देन अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो एक सीएफपी कोर्स करने के बाद एक एडवाइजर को एक नॉलेज अच्छे से आ जाता है कि क्लाइंट के लिए क्या स्ट्रेटेजीज बनानी है, उसको कैसे एडवाइस करना है, उसके बायसेस को कैसे हैंडल करना है। सो मैंने यही डिसाइड किया कि अगर मुझे कंसल्टेंसी में आना ही है तो पूरा मैं एक नॉलेज लेके, पूरा एक पैकेज नॉलेज लेके मैं उसमें आऊं। सो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर सीएफपी। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सही डिसीजन है क्योंकि यू आर यंग, you are at a 21 year young age। yes, और ये मैच्योरिटी दिखाना वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स एक अच्छा काम कर रहे हैं तो कई बार हमने देखा है कि उनकी सेकेंड जनरेशन लग्जरी एंजॉय करने में ही टाइम मेजॉरिटी ऑफ टाइम उनका चला जाता है। बट आफ्टर ग्रेजुएशन यू इमीडिएटली डिसाइडेड कि भाई मुझे आपके बिजनेस में आना है। ओके, एंड दैट इज अ नेचुरल सक्सेशन प्लानिंग फॉर योर फादर ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट कैरियर उन्होंने स्टार्ट किया है तो कंटिन्यू कैसे होगा जब उनका नेक्स्ट जनरेशन इसको टेक ओवर करेगी। तो कहीं ना कहीं आप नया कुछ करने जाएंगे तो आपको स्क्रैच से करना होगा, जबकि आपके फादर ने ऑलरेडी 20 साल से काम कर रहे हैं तो उन्होंने जो एक क्रेडेंशियल बनाए हैं, अपनी रेपुटेशन बनाई है, उनका एक इनकम सोर्स बनाई है, उसको आप मेंटेन भी कर सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो गुड डिसीजन कि जहाँ पे आपने एक सेकेंड जनरेशन इंडिपेंडेंट कैरियर आपने चुना, टेक इट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे जब आपने सीएपी सर्टिफिकेशन डिसाइड कर लिया, ओके, तो आपने स्पेसिफिकली केयूर शाह को क्यों चुना आपकी ट्रेनिंग के लिए? यस सर। सो जब मेरे फादर से पूछा मैंने कि मैं कैसे कहाँ पर क्लास कर सकता हूँ, तो आपका नंबर मेरे पास था ही, लेकिन मैंने आपसे कांटेक्ट करने से पहले भी बहुत से क्लासेस देखे थे। मतलब पुणे में भी थे, बहुत से क्लासेस ऑफलाइन भी चल रहे थे। लेकिन सर मैंने उनके जो सेशंस आते हैं, फ्री सेशंस यूट्यूब पे वगैरह, उनकी जूम मैंने वो भी अटेंड की थी। लेकिन मैंने जब उनका सिखाने का प्रोसेस देखा तो मुझे वो बहुत लेथार्जिक लगा। मतलब ऐसा चल रहा है ऐसा सब, मतलब जो पुराना पैटर्न है उसी से वो चल रहा था एंड मुझे ऐसा नहीं लगा कि आई कैन गेट द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर।
सो मैंने जब आपसे कांटेक्ट किया, आपने जब मुझे वीडियोस भेजा आपके प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स के, मुझे क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया कि हाँ, मैं केयूर सर के साथ मुझे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। और आपके पार्टिसिपेंट्स के भी मैंने बहुत से इंटरव्यूज देखे, आपके चैनल पे भी वीडियोस देखे, तो उसमें से मुझे पता चल गया कि हाँ, इस सर के पास एक अलग प्रोसेस है। एक जो लेथार्जिक प्रोसेस चल रहा है वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ तो मुझे नया सीखने को मिलेगा और वो भी एक अच्छे वे से मिलेगा। सो वो सब देखने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ, मुझे केयूर सर के साथ ही एनरोल करना। गुड, वेरी गुड। तो मैसेज बहुत सिंपल है कि आज विश्वजीत अपना CFP सर्टिफिकेशन कर रहा है, ओके, तो उसको यहाँ पे कोई जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है। he has to basically help his father to make it independent advisory more qualitative, more useful or valued to the their client। तो जब हम एक कोई भी आज एक फ्रेशर है या एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो या एक कॉर्पोरेट में रिलेशनशिप मैनेजर भी है, तो सबका एंड में तो एक ही काम है ना कि अपने जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट या पोटेंशियल क्लाइंट को हम एक क्वालिटी एडवाइजरी करें, उनको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करें जिसे वो सॉल्यूशन को बाय करते हैं। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर द दैट डिस्ट्रीब्यूटर एज वेल एज द क्लाइंट। तो क्लाइंट के जो गोल्स है वो अचीव होंगे और साथ साथ में आप से वो जो प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेस करेंगे तो आपको वो इनकम होगी। तो कहीं ना कहीं हम एक शॉर्ट टर्म थॉट प्रोसेस से जाएंगे तो डेफिनेटली हम ट्रांजैक्शन बेस करते हैं, तो हमें कोई बहुत ज्यादा नॉलेज और स्किल सेट की जरूरत नहीं है जहाँ पे हम जाके NFO की बात करते हैं, नए प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, ओके, टैक्स बनने की बात करते हैं, रिटर्न्स की बात करते हैं, ओके, ये प्रोडक्ट बंद हो रहा है, ये प्रोडक्ट चालू हो रहा है, तो ये सब ये नया आ रहा है वगैरह ऐसा कुछ, तो ये सब करेंगे, ट्रांजैक्शन बेस करेंगे, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा आपको डोमेन एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है एंड यू कैन कंफर्टेबल डू। Many of time people like to share their commissions also, specifically in insurance industry, because they find themselves कि भाई यही एक तरीका है जिससे मैं अपने क्लाइंट को अक्वायर कर सकता हूँ। तो आपका थॉट ये है कि आपको एक क्लाइंट को एक प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफर करना है, उसकी क्या नीड्स है, क्या वांट है, उस हिसाब से उसका एक फाइनेंशियल प्लान बनाना है और उसके बाद वो फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से वो एग्जीक्यूट करता है। तभी जाके हमें एक डोमेन एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है, वो टेक्निकल की है, सॉफ्ट स्किल की है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा अपने विश्वजीत ने लर्न किया है, तो हम आगे देखेंगे उसने जो एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है, तो एक क्लाइंट को भी आइडिया आएगा, CFP स्टूडेंट है उनको भी आइडिया आएगा क्या बेनिफिट है केयूर की ट्रेनिंग के। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पे एक विश्वजीत की बात करें कि विश्वजीत एक 20 ईयर का यंग, यू कैन से यंग बॉय है या एक यंग प्रोफेशनल है। तो जब उसने एक ट्रेनिंग अटेंड की, ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ की, आपने लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स अटेंड किया, ओके, तो आपको क्या पर्सनली आपको क्या बेनिफिट मिला, आपको क्या सीखना और उसे क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आए? यस सर, टू बी वेरी फ्रैंक सर, मैंने जब वीडियो लर्निंग किट के लिए एनरोल किया तब मैं बहुत कंफ्यूज था, मतलब कैसे मैनेज होगा, क्योंकि बहुत सालों से अभी तक तो ऑफलाइन क्लास की ये आदत थी, तो थोड़ा मैं कंफ्यूज था। लेकिन सर जब मैंने वीडियो लर्निंग किट में एनरोल किया तो मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं वीडियो लर्निंग किट देख रहा हूँ या फिर मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं क्लास में ही बैठा हूँ और जैसे कि आपने बताया था कि दिन का 4 घंटा तुम्हें देना है, तो वो जब मैं दे रहा था तो बीच बीच में आप ब्रेक्स भी देते थे, तो मतलब वो एकदम रियलिस्टिक लगा मुझे। ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैं लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर कर रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा। इट वाज लाइक अ नॉर्मल क्लासरूम एंड आई वाज फीलिंग कि यू आर टीचिंग इन फ्रंट, राइट इन फ्रंट ऑफ मी। सो वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत फैंटास्टिक रहा कि एकदम रियलिस्टिक क्लास था पूरा। मतलब मैं मेरी बुक वगैरह लेके बैठता था, आप जो टाइमलाइन बनाते थे, नोट्स देते थे, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहले कंफ्यूज था लेकिन बाद में सब कुछ एकदम अच्छे से मैनेज हो गया। कोई भी नया हम यू कैन से कि एक नया पाथ सिलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो नया पाथ पे हमने वॉक नहीं किया है तो हमें एक थोड़ा टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, बट जैसे हम वॉक करना स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि इट इज अ फार बेटर देन दी
ओल्ड पार्ट बेटर ना। आज समझो कि यस सर, हमें एक दूसरे से बात करनी थी अभी प्री कोविड वर्ल्ड में, तो हो सकता है जूम था बट लोगों को पता नहीं था ओके टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इसीलिए मैंने काफी बार मेरे पार्टिसिपेंट को जो थोड़ा टेक्नोलॉजी में थे उनको पूछा था कि व्हाई डोंट वी हैव अ सम काइंड ऑफ डिजिटल मीटिंग वेयर सामने एक पर्सन बैठा है और उनके साथ में बात कर रहा हूँ, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट दे इवन दो दे वर द आईटी प्रोफेशनल दे हैड नॉट आंसर। तो हम कैसे रिकॉर्ड करते थे कि आपको मुंबई आए हैं उस समय हम उसको रिकॉर्ड करते थे मोबाइल से और बाद में यूट्यूब पे शेयर करते थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, आप अपने घर पे है और आप हम वही बात कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसे ही क्लासरूम ट्रेनिंग ऑफलाइन ट्रेनिंग एक जो है स्पेसिफिकली स्कूल कॉलेज लेवल तक जरूरी है, बट जैसे ही प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू फॉलो सेम पाथ, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेनिंग में हर एक पार्टिसिपेंट जो है उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, टाइम इन्वेस्टमेंट अलग टाइम पे देना चाहता है ओके, उसकी लर्निंग स्पीड अलग होती है। तो लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप अटेंड करते हैं तो सबसे बेहतरीन एडवांटेज हम कह सकते हैं कि यू कैन डिसाइड योर ओन शेड्यूल, यू वांट टू सिट एंड अटेंड इन अर्ली मॉर्निंग और आफ्टरनून और लेट इवनिंग, यू वांट टू डिवाइड इनटू 2 पार्ट or 3 part in a day, you want to give more time in weekend. There are many working professionals, they may not have a time in week, so they may like to give more time in weekend, so they can stretch in weekend okay। तो कहीं ना कहीं आपको एक बार समझ में नहीं आया तो आप दूसरी बार देख सकते हैं, तीसरी बार देख सकते हो, उसके बाद कुछ क्वेरीज है तो आप टेलीफोन डिस्कशन या जूम मीटिंग करके आप मेरे साथ वो क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो आपने बताया कि आपकी लर्निंग फैंटास्टिक रही, बट उसमें क्या क्या एज ए विश्वजीत इंडिविजुअल को क्या क्या सीखने मिला है? यस सर, सो मुझे ऐसा कुछ पहले एक्सपीरियंस नहीं था फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था और मैंने उसके बाद यहाँ पे एनरोल किया। तो सर बेसिकली लर्निंग मेरी ये रही कि मुझे एक होल अंडरस्टैंडिंग हो गया कि व्हाट आर द फाइनेंशियल मार्केट्स, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, व्हाट आर द रूल्स, रेगुलेशंस, स्ट्रेटेजीज, जो आपके लेक्चर्स में मैंने सीखा कि हम कैसे कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान पूरा बनाते हैं और कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इवन दो सर मुझे अभी भी याद है आपके लेक्चर्स में आपने एक रोल प्ले भी लेते थे आप, तो सर मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता था कि मतलब एक लाइव क्लास में मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट और आप एक क्लाइंट बन के जाते थे, तो वो बहुत एक अच्छी प्रोसेस रही मेरे लिए। मेरी लर्निंग एग्जीक्यूट भी कैसे करने वो मुझे पता चला, पूरे मार्केट्स का अंडरस्टैंडिंग हो गया, इंडिया में कौन से प्रोडक्ट्स है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स क्या रहते हैं, म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स क्या है, इक्विटी मार्केट हो गया, डेट मार्केट हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया। सो ये सर सब मेरी एक पूरी होल लर्निंग रही। और उसके बाद ये सब लर्न करने के बाद हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है वो मुझे आपके वो वीडियोस के रोल प्ले में से मुझे अंडरस्टैंड हुआ। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे मेन हमारा जो थॉट है ट्रेनिंग का कि यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन जो है बाय प्रोडक्ट है और हमारा कोर ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमारा स्टूडेंट और हमारा पार्टिसिपेंट एक डोमेन एक्सपर्ट बने, सब्जेक्ट मैटर एज वेल एज सॉफ्ट स्किल में नेसेसरी। तो हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बहुत फोकस करते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड कि पार्टिसिपेंट जो है रेगुलर वंस इन अ डे और मे बी एटलीस्ट 3-4 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन अ वीक करे। उसके लिए नेसेसरी हैंडआउट्स प्रोवाइड करते हैं, बेसिक गोल प्लानिंग का, देन रिटायरमेंट प्लानिंग का, डेट प्लानिंग का, वेकेशन प्लानिंग का, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग का। एंड व्हेन यू कंप्लीट द योर ट्रेनिंग यू कैन प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान व्हिच इंक्लूड्स द गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग backed by the even what could be product to be suggested to the client to achieve their goals। तो यहाँ पे विश्वजीत ने एक अच्छा सैंपल फाइनेंशियल प्लान बनाया है। डेफिनेटली इसको हम कह सकते हैं कि एक एक्चुअल फाइनेंशियल प्लान है, बट हमने वो फाइनेंशियल प्लान में नाम थोड़े डेटा चेंज कर दिए है जिसे हम वो आइडेंटिटी जो है क्लाइंट की प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पे विश्वजीत मैं वो प्लान शेयर करता हूँ, तो आप क्विकली नेक्स्ट 10 मिनट में वो प्लान को आप बताइए कि क्या आपने। यस विश्वजीत। ओके सर, सो ये एक मेरा फाइनेंशियल प्लान है, सैंपल फाइनेंशियल प्लान। सो एक हमारे पहचान में ही है मतलब अभी हमने नाम यहाँ पे बदल दिए हैं, तो उनका नाम इंद्रजीत है। ही इज 34 ईयर, ही इज IT प्रोफेशनल। His missus is also IT professional, so she is 32 year old and they has 2 children, Aditya and Vedika.
So basically, as your guidance, as I have learned in the video lecture, so पहले मैंने basically उनके assets को enlist किया, उनकी एक approximately price क्या रहेगी उसका एक मैंने amount यहाँ पे ले लिया है. So basically उसमें house हो गया, gold, PPF वगैरह सब उसमें include है उनके total assets जो. So उसके बाद मैंने उनकी liabilities भी count की. So उनके ऊपर अभी एक 2016 में उन्होंने एक 35 लाख का एक लोन लिया है और 2020 में एक 2 लाख का उनका पर्सनल लोन. तो एक नेटवर्थ जो सर मैंने आपके लेक्चर्स में सीखा कि एक नेटवर्थ क्या होता है कि इंसान के पास भाई एक टोटल उसके अमाउंट कितने एसेट्स हैं. तो उसमें से मैंने टोटल एसेट्स माइनस उनकी लायबिलिटीज कर दी. तो उनके टोटल एसेट्स एक 78,78,000 थे, लेकिन एक लायबिलिटीज माइनस करने के बाद हमें क्लियर पिक्चर मिल गया कि उनके पास एक्चुअल में कितने एसेट्स हैं. परफेक्ट. सो ये क्लाइंट को भी हेल्प करता है कि सेल्फ एनालिसिस करने के लिए. वेरी गुड. एंड उसके बाद सर मैंने एसेट्स का एक कंपैरिजन किया है, कंजम्पशन एंड नॉन कंजम्पशन. कंजम्पशन में मैंने वो लिया है कि जो राइट नाउ ही इज यूजिंग दैट एंड नो प्लान टू सेल दैट. एंड नॉन कंजम्पशन में कैश और कैश इक्विवेलेंट जो है या फिर उन्हें अभी कुछ बेचने का प्लान नहीं है, तो मैंने वो एक सॉर्ट आउट करके एक मैप बनाया है एसेट्स का, कंजम्पशन एंड नॉन कंजम्पशन. तो आप बताएंगे स्पेशली आपके क्लाइंट के बेनिफिट के लिए कि कंजम्पशन नॉन कंजम्पशन एसेट का डिवीजन क्यों जरूरी है? यस सर. सो जब तक सर हम एसेट्स का क्लासिफिकेशन नहीं करते तब तक एक क्लाइंट को भी एक क्लियर पिक्चर नहीं मिलता कि एक्चुअली उनके पास क्या है, और एक्चुअल उनको जब कोई इमरजेंसी आती है या फिर उनको कुछ फंड रेज करना है तो उनके पास एक्चुअल ऑप्शंस क्या है. सो कभी कभी हमें लगता है कि घर एक हमारा एसेट है, लेकिन जब तक हम उसे बेचते नहीं है तब तक एक वो कंजम्पशन एसेट ही रहता है, वो कोई इन्वेस्टेड एसेट नहीं रहता. सो क्लाइंट बेनिफिट और उनको एक क्लियर पिक्चर मिले कि एक्चुअल में हम क्या क्या ओन करते हैं और किसका हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए सॉर्ट करना ये बहुत जरूरी है. तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि एक लिविंग के लिए हम हाउस लेते हैं या कंफर्ट के लिए कार लेते हैं या ज्वेलरी लेते हैं हमारी लाइफ में स्पेसिफिकली यूज करने के लिए. तो ये जो है नॉर्मल कंडीशन में एक क्लाइंट बेचना नहीं चाहता है, तो एक क्लाइंट 10 लाख के घर में रह रहा है या 100 करोड़ के घर में रह रहा है, वो बेचना नहीं चाहता है, तो वो एसेट नहीं गिन सकते हैं. क्या नहीं गिन सकते? एसेट नहीं गिन सकते. तो एसेट किसको गिनेंगे कि जिसको हम बेचना चाहते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, हमें कोई नहीं होगा. तो इसलिए हमें क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि भाई आपके पास एटलीस्ट मिनिमम 50% नॉन कंजम्पशन एसेट होनी चाहिए, जो आपकी कंटीजेंसी में या आपके जो गोल्स है आगे जाके, जो आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए या आपके रिटायरमेंट के लिए आपको गोल है, वो गोल के लिए पैसा कहाँ से आएगा? सिर्फ और सिर्फ नॉन कंजम्पशन एसेट से आएगा. नॉन कंजम्पशन एसेट से आएगा. यस सर. यस, वेरी गुड. तो बताइए यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया तो क्या आउटकम आएगा? यस सर. सो मैंने उनके दोनों टाइप के एसेट्स की मैंने यहाँ पे सम ली है. तो उनके कंजम्पशन एसेट टोटल 44,68,000 के हैं और नॉन कंजम्पशन एसेट्स उनके 26,10,000 के राइट नाउ. तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 2/3 जो है कंजम्पशन एसेट है और 1/3 जो है नॉन कंजम्पशन एसेट है. यस सर. और उनकी लायबिलिटी कितनी है आज की डेट में? 37 लाख सर. तो इसका मतलब 37 लाख लायबिलिटीज. तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की डेट में लायबिलिटीज को रीपे कर देते हैं तो उसके पास नेगेटिव नेटवर्थ है, नॉन कंजम्पशन नेगेटिव है. इसका मतलब आज की डेट में मैं पहले हमने देखा कि हमारी नेटवर्थ पॉजिटिव है 33,68,000, बट अभी हमने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि नॉन कंजम्पशन नेटवर्थ, यानी कि नॉन कंजम्पशन एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे. लायबिलिटी तो पे करनी ही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 26 लाख माइनस 37 लाख करेंगे तो 11 लाख रुपीस की नेगेटिव लायबिलिटीज है. नेगेटिव लायबिलिटी यानी कि नेगेटिव नेटवर्थ है, लायबिलिटी तो पॉजिटिव नेटवर्थ है. तो इसका मतलब क्लाइंट को समझ में आएगा कि आगे जाके यही बास्केट जो है पीपीएफ, फिक्स डिपॉजिट, इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड, वो मुझे बढ़ाने पड़ेंगे, तभी जाके मैं अपना फ्यूचर को सिक्योर कर पाऊंगा. सिक्योर कर पाऊंगा. डेफिनेटली सर. यस. सो सर मैंने उनसे जैसे कि हमारा डिस्कशन हुआ तो मैंने ही वाज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग, बट उनको एक ऐसा कुछ क्लियर पिक्चर नहीं था. ही वाज लाइक कि हम इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हैं, महीना 5,000 10,000 कुछ हम कर लेंगे. सो मैंने उनको अप्रोच किया कि
हम एक गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लान करते हैं। आप एक 2 दिन का समय लीजिए और आप मुझे बताइए कि लिस्ट कीजिए आपके गोल्स क्या क्या है स्पेसिफिकली, सो हम एक प्लान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सो ये उनके कुछ गोल्स थे। एक चिल्ड्रन हायर एजुकेशन का प्लान था, उनको दोनों बच्चों को 18 साल के होने के बाद उनके हाथ में एक 20 लाख रुपए पर चिल्ड्रन रखना था। बच्चों की शादी के लिए 12 लाख चाहिए थे उन्हें, एक 2 बच्चों के लिए। और रिटायरमेंट प्लान करनी थी उन्हें एट द एज ऑफ 60। एंड उन्हें एक एनुअल वेकेशन पे जाना था एट द फ्रॉम एज ऑफ 54, मतलब 20 साल के बाद उन्हें हर साल वेकेशन पे जाना था। राइट में उसका कॉस्ट एक 1,35,000 है। सो ये उनके कुछ गोल्स थे जो मैंने एक एनलिस्ट कर लिए थे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्लाइंट को भी समझ में आएगा कि उसकी लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है, यस सर, माइलस्टोन पे कितना कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए वो प्रिपेयर है कि नहीं है। यस सर। सो ये उनके पहले बेटे का चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान है। राइट नाउ ही इज 8 years old और उनका गोल था कि उन्हें 20 लाख रुपया चाहिए एट हिज एज ऑफ 18। सो एज पर आई हैव लर्न कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस की वैल्यू निकाली कि अगर आज उसे 20 लाख रुपए लग रहे हैं और उसको अभी 18 होने में 10 साल लगेंगे, तो वो 10 सालों में उस 20 लाख की वैल्यू क्या होगी। सो एक एवरेज इन्फ्लेशन लिया है मैंने 6%। सो उसके अकॉर्डिंग अगर मैंने कैलकुलेट किया तो अप्रोक्सीमेटली 35,81,696। सो मतलब 10 साल के बाद उन्हें आदित्य के हायर एजुकेशन के लिए 35 लाख लगेंगे। सो कभी कभार क्लाइंट क्या करते हैं कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करते तो हमें एक क्लियर पिक्चर आ जाता है कि भाई अगर महंगाई बढ़ती है तो उसके रेट के हिसाब से हमें कितना और कॉर्पस एक्यूमुलेट करना होगा, या फिर परचेस वैल्यू 20 लाख की क्या हो जाएगी 10 साल। गुड, वेरी गुड। तो आई एम श्योर के यहाँ पे इन्फ्लेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन जो है, yes. एक सेकेंड है। तो इन्फ्लेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे ये है कि हर साल जो बेसिक एसेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, वो बेसिक एसेंशियल एंड सर्विसेज और प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो ऑन एवरेज 6 to 7% से बढ़ती है। ओके, जैसे हम बात करें कि अमूल जो है हर 6 मंथ पे 1 लीटर दूध जो है उनकी प्राइस 2 रुपये बढ़ा देता है। ओके, इसका मतलब ऑन एवरेज आप देखेंगे तो 10 साल पहले अमूल दूध जो है वो 25 रुपए का था, आज 50 रुपए का मिल रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक क्लाइंट को जो भी कैलकुलेशन करना है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड करना चाहिए और 6-7% जो है मिनिमम इन्फ्लेशन पकड़ के चलना चाहिए। यस, गुड, वेरी गुड। चलना चाहिए। यस। सो यस सर, अभी इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस निकालने के बाद अभी उनको अभी एक 35,81,000 का एक कॉर्पस अचीव करना है, तो उनके लिए अभी क्या SIP लगेगी। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे 4 तरह के इंटरेस्ट रेट लिए हैं, 6%, 8, 10 और 12%। सो मैंने उनको एक कैलकुलेशन करके बताया कि 6, 8, 10 और 12% से उनको कितनी कितनी मंथली SIP आएगी। सो मैंने उसका डेटा यहाँ पे एनलिस्ट किया है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि 4 ऑप्शन आपने क्यों लिए। यस सर। सो ये जो 4 तरह के इंटरेस्ट रेट हैं ये बहुत डिफर करते हैं। अगर हम 6% से इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली उनके जो पैसे इन्वेस्ट होंगे वो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट स्कीम्स में जाएंगे, जहाँ पे मतलब प्रोटेक्शन ज्यादा रहता है, सिक्योरिटी ज्यादा रहती है। सो उसके लिए उनको अमाउंट भी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 8% जो रहेगा वो इंस्टीट्यूशंस को जाएगा, मतलब इंस्टीट्यूशन स्कीम्स में उनका पैसा इन्वेस्ट होगा। सो उसके लिए एक अलग इंटरेस्ट रेट है। एंड 10 and 12% जो है वो कंप्लीटली मार्केट इन्वेस्टमेंट रहेगी। सो उसके हिसाब से उनको सिक्योरिटी भी रहेगी और कॉर्पस एक्यूमुलेशन करने में उनको ज्यादा से ज्यादा मदद मिलेगी। ओके, जस्ट मिनट। और यहाँ पे यस, सो 10 और 12% का भी एक रीजन था कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा मिलता है। मतलब गवर्नमेंट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे हमें ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेगा। अभी हम देख सकते हैं 6% से जाएगी तो 21,938 रुपीज उनको पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
वही हम अगर 12% से जाएंगे, जो कंप्लीटली मार्केट इन्वेस्टमेंट रहेगी, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, शेयर्स हो गया, कंपनी की इक्विटीज हो गई, तो उनको एक 15,987 की ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. सो इट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस व्हाइल चूजिंग द इंटरेस्ट रेट्स फॉर द एसआईपी. गुड. तो यहाँ पे एक बार मैं समराइज कर दूं कि क्लाइंट को खुद डिसाइड करना है कि उसको क्या रिस्क लेना है. क्लाइंट लो रिस्क प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करता है, यानी कि सेफ इन्वेस्टमेंट लाइक फिक्स डिपॉजिट, एंडोमेंट प्रोडक्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, okay, or maybe into government product like PPF, etc., small saving product. तो हम कह सकते हैं कि वहां पे 6% एवरेज मिलेगा, तो उसकी पर मंथ इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसकी 22,000 हो जाएगी. वो yes, थोड़ा और रिस्क लेता है. प्राइवेट फिक्स इनकम प्रोडक्ट जैसे होते हैं, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट है, ओके, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट के जो बॉन्ड डिबेंचर्स आते हैं, म्यूचुअल फंड आते हैं, तो उसमें इन्वेस्ट करता है, तो हम कह सकते हैं कि ऑन एवरेज लॉन्ग टर्म में 8% तक रिटर्न मिल सकता है. 10% का मतलब कि वहां पे 50% इक्विटी और 50% डेट की हम बात कर रहे हैं, ओके, और 12% का मतलब कि हम 100% इक्विटी की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे इक्विटी जो है, जहाँ पे हम जो एक म्यूचुअल फंड के थ्रू बास्केट ऑफ प्रोडक्ट, बास्केट ऑफ स्टॉक परचेस करते हैं, यानी कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और हमारे जो मैनेजर है म्यूचुअल फंड स्कीम में, दे इन्वेस्ट इनटू अ बास्केट ऑफ स्टॉक लाइक टॉप 100, टॉप 500 शेयर्स में से. एंड वी नो दैट शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, बट लॉन्ग टर्म में पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कह रहा है कि ऑन एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट 12% रिटर्न. तो कहीं ना कहीं वो उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 16,000 के करीब हो जाती है. तो क्लाइंट विल टेक अ डिसीजन कि उसको कौन सी पर्टिकुलर गोल के लिए कौन सा रिस्क इन्वेस्टमेंट करना है, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क या हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट. यस, नेक्स्ट. सर अभी ये उनकी बेटी का है और वेदिका भी एक 5 साल की है, और उनका उसके लिए भी सेम ही गोल है कि ही वांट्स 20 lakhs एट हर एज ऑफ 18. सो मैंने उसका भी एक सबसे पहले इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस निकाला. सो अभी वो 5 साल की है, तो 18 के लिए उसको 13 साल चाहिए. तो 13 साल में उनकी 20 लाख की 6% इन्फ्लेशन से 42,65,857 इतनी वैल्यू आएगी. तो नीचे मैंने उसका भी एक SIP कैलकुलेशन लिया है 6, 8, 10 एंड 12% से. तो सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पे सब 10 ईयर अलग है, तो परचेस वैल्यू उनकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड के हिसाब से बदल गई. ओके, यस. यस. सो अभी उनका एक सेकंड गोल है रिटायरमेंट कॉर्पस. सो ही इज नाउ 34 ईयर ओल्ड एंड मिस्टर इंद्रजीत को अभी एक 60 साल की उम्र में रिटायर होना है. सो उनकी लाइफ एक्सपेक्ट उनकी और उनकी मिसेस राधा की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल की है. सो मैंने उनसे पूछा कि सबसे पहले मैंने उनको एक ही क्वेश्चन किया कि आपका मंथली एक्सपेंस क्या रहेगा, मतलब आपकी कितने एक्सपेक्टेशन है कि आपका रिटायरमेंट पर मंथ इतने एन्युटी फिक्स आनी चाहिए. सो ही सेड मी कि उनका मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस रहेगा 40,000 जो अभी चल रहा है. सो सिंपली मैंने क्या किया कि उसका भी मैंने इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट कर लिया. मतलब अभी उनको रिटायर होने में 26 साल बाकी है. तो आज के 40,000 की 6% इन्फ्लेशन से 26 साल के बाद क्या वैल्यू होगी. सो उनको 20 साल के बाद पर मंथ 1,81,975 रुपीज लगेंगे. तो मैंने उनको ये क्लियर पिक्चर दे दिया. गुड, वेरी गुड. और अभी सर एक यहाँ पे एक मैंने टाइमलाइन बनाई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से दोनों के. तो इंद्रजीत अभी 34 साल के है और राधा जी अभी 32 साल की है, और उनका मंथली हाउस एक्सपेंस 40,000 का है. सो 26 साल के बाद उन्हें रिटायर होना है. सो एज पर आवर स्ट्रेटेजी सर, मैंने उन्हें एक सजेस्ट किया कि आप एक रिटायरमेंट के बाद भी जो आपका कॉर्पस एक्यूमुलेट होगा, तो यू हैव टू इन्वेस्ट दैट इन अ डेट फंड इंस्ट्रूमेंट सो दैट यू कैन सिक्योर द परचेस वैल्यू ऑफ योर एक्यूमुलेटेड कॉर्पस. बिकॉज आफ्टर रिटायरमेंट भी वहां पे इन्फ्लेशन रहेगा, तो आपके कॉर्पस की वैल्यू ना गिरे, उसके लिए मैंने उन्हें 7% नॉर्मल जो डेट फंड का जो इंटरेस्ट रेट है उसका एक मैंने ऑप्शन सजेस्ट किया. तो उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनका प्री रिटायरमेंट पीरियड 26 साल का है, पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड उनका 22 साल का है, एंड एक्सपेक्टेड डेट फंड रिटर्न 7% है. इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट कॉर्पस जो पर मंथ उन्हें लगेगा दैट इज 1,81,975. एंड अभी जो प्री रिटायरमेंट पीरियड में जो इन्वेस्ट करेंगे, सो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है.
गुड, सो मैंने यहाँ पे वो एक एनलिस्ट कर लिया। सो अभी सर हम एक वैल्यू निकालते हैं कि एट द एज ऑफ 60 उन्हें कितना कॉर्पस उनके अकाउंट में लगेगा, सो दैट आगे के 22 साल तक वो कॉर्पस मंथली एन्युटी लेके अगर हम चलते हैं, रियल रेट ऑफ रिटर्न आरओआर से निकाल के हम चलते हैं, तो उन्हें टोटल 4,04,21,062 रुपीज इतनी अमाउंट उन्हें एट द एज ऑफ 60 लगेगी, सो दैट ही कैन कंटिन्यू हिज लाइफस्टाइल एज सेम एज टुडे with the monthly fixed annuity. और यहाँ पे सर अभी उनका एक प्री रिटायरमेंट पीरियड 26 साल का है, सो मैंने उसके हिसाब से उनको 12% के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है टू एक्यूमुलेट द कॉर्पस ऑफ देयर डिजायर। सो हम उसकी एसआईपी देखते हैं तो 22,624 रुपए आ गई। सो मतलब उन्हें भी एक पिक्चर क्लियर हो गया कि मुझे रिटायरमेंट के बाद 22 साल आगे तक सस्टेन करना है, सो मुझे उसके लिए कितना कॉर्पस लगेगा एंड मुझे अभी से प्लानिंग करना चाहिए, मैं कभी कर सकता हूँ। लेकिन उन्हें एक सीरियसनेस आ गया कि आफ्टर रिटायरमेंट उनका भी कुछ पैसिव इनकम रहेगा नहीं, तो उन्हें एक ये क्लियर पिक्चर आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। सो नाउ सर हियर कम्स अ कॉन्फ्लिक्ट कि उन्होंने मुझे कहा कि वो एक 22,624 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है, सो ही कांट राइट नाउ, ही वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि देयर आर सम उनके फाइनेंशियल इश्यूज थे। सो ही सेड मी कि मैं इतना तो अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। सो उन्होंने मुझे कहा कि हम ये सब बाद में कर लेते। मैंने उन्हें कहा कि सर हमारे पास एक और ऑप्शन है, स्ट्रैटेजी, कि हम एक इंक्रीजिंग एसआईपी का एक ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें हम फिक्स टेन्योर के बाद थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाएंगे और लिमिटेड टाइम फ्रेम में उतना ही जो कॉर्पस है, डिजायर्ड कॉर्पस, वो हम अचीव कर लेंगे। तो मैंने उन्हें एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट की कि एक हम लोग एक 5 साल में 25% इन्वेस्टमेंट जो है वो हर 5 साल में बढ़ाते जाएंगे। सो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं 26 साल का टेन्योर था, सो 5 साल के हिसाब से उनके 5 ब्लॉक्स बन गए और 1 साल का 1 ब्लॉक बन गया। So in this way, a certified financial planner can help their client to achieve their desired goal. Although अगर उनको अचीव भी नहीं हो रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट कम करके और थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाएंगे तो हम वो अचीव कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक ब्लॉक का कैलकुलेशन लिया, फिर क्रॉस इक्वेशन करके अगर हमने एसआईपी कैलकुलेट की, सर यहाँ पे वही कॉर्पस है, मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, 4,34,21,062 रुपीज का ही है। तो पहले 5 साल के लिए उनकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 17,000, मतलब एक 5-6 हजार से उनकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई। सो ही वाज हैप्पी विद इट कि हाँ मैं इस अमाउंट से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इन दिस वे हम क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं इंक्रीजिंग एसआईपी के ऑप्शन के साथ, अगर उनको अफोर्ड नहीं हो रहा है तो। वेरी गुड, वेरी गुड। और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इवन वो एक छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5,000, 10,000। उसके बाद हर 6 मंथ एवरी ईयर जब आप रिव्यू करेंगे तो उनके पास कोई एडिशनल फंड आया है, वो एडिशनल फंड है वो उसके फ्यूचर गोल के लिए डाल सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे सिर्फ गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते, बट क्लाइंट को एक होलिस्टिक फाइनेंशियल प्लानिंग में हम कैसे वो अपना लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं वो भी सिखाते हैं। तो क्लाइंट कैसे जो अपने एक्सपेंसेस कम किए हैं, हमने उसका एक बजट बना के दिया और वो बजट के हिसाब से क्लाइंट ने अपने एक्सपेंसेस कम किए हैं, तो हर महीने वो 5 to 10,000 पर मंथ एक मिडिल क्लास क्लाइंट बचा सकता है। तो वही आगे जाके उसके एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लाइंट को हम एजुकेट करते हैं कि अभी आप डेट है let's say 37 lakh की और EMI पे कर रहे हो, over period of time you will repay the debt. Okay, then that amount whatever you once you repay the debt in next 5 to 10 years, then balance amount जो repay करने अभी हमें उनका चल रहा है, let's say कि example around 20,000 पर मंथ दोनों मिला के, तो वो 20,000 आगे जाके वो उसके फ्यूचर गोल के लिए यूज कर सकते हैं। सो यूज कर सकते हैं। It is not only about the earning a new money and invest for the future goal, but first and foremost is to reduce the lifestyle expense, so they can create a 5 to 10,000 monthly additional savings per month from moderating the lifestyle expenses. Second, basically repaying their EMIs. Debt also, like how we can also help client in reducing the interest rate, reducing the debt by selling the unproductive or low productive asset. Okay, and then we can educate that कि आगे जाके हम ट्राई करेंगे कि हम आगे जाते नया EMI नहीं ले,
क्योंकि आप दोनों जगह नहीं। पे साथ साथ नहीं यस। कर सकते, ईएमआई एंड एसआईपी। तो आप यस। ईएमआई से मुक्त हो गए तो ऑटोमेटिकली इट इज अ फर्स्ट step towards the achieving the your financial goal. फाइनेंशियल करने गोल्स। से यस। पूरा पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स में एक समझदार क्लाइंट जो है अपना जो गोल के लिए एक सफिशिएंट कॉर्पस क्रिएट कर सकता है। क्रिएट कर यस, सकते। नेक्स्ट। यस। सो उनका एक थर्ड गोल था, लाइक उन्हें ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। सो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आफ्टर 20 साल के बाद मुझे हर साल वेकेशन पे जाना है। सो मतलब अभी एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया हमने। सो एक 1,35,000 जो है उनका एक कॉर्पस आया जो हर साल वेकेशन के लिए उनको लगेगा। उनको 80 साल की उम्र तक अभी जाना है वेकेशन पे। सो सिंपली मैंने वही किया कि पहले इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस निकाल लिया मैंने। अभी उनको 20 साल के बाद जाना है तो 6% इन्फ्लेशन से 1,35,000 की वैल्यू होती है 4,32,963 रुपए। सो ये तो उनकी एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू आ गई। सो यहाँ पर भी हमने जैसे रिटायरमेंट में इन्फ्लेशन कंसिडर किया था, यहाँ पर भी हमने एक इन्फ्लेशन कंसिडर किया है। और उनका जो रिटर्न रहेगा ही वांट्स 11% रिटर्न। सो उनको एट द एज ऑफ 54 कंप्लीटली एक 67,12,040 रुपीज लगेंगे टू गो फॉर हिज वेकेशन एट ईच ईयर अप टू एज ऑफ 18। सो उसके अगर हम एसआईपी देखते हैं तो 7,636 रुपए वो आ जाएगी। वेरी गुड। यस सर। एंड नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पिछले 2 सालों में हमें पता चला कि व्हाई शुड वी हैव टू बाय द इंश्योरेंस। सो दिस इज द इंश्योरेंस प्लानिंग। सर मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि उनके पास बहुत से इंश्योरेंस एजेंट आते थे, उनको कॉल भी आते थे कि आप इतने का प्लान ले लीजिए वगैरह। तो मैंने उनको कहा कि सर हम एक काम कर सकते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से हम प्लान ले सकते हैं टोटल। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि उनका भी एक टर्म प्लान लेना है, मिस्टर इंद्रजीत अगर अभी नहीं रहे फॉर गॉड फॉर बिड, सो उनका जो मंथली हाउस एक्सपेंस है वो 40,000 है। आफ्टर हिम उनकी स्पाउस को भी एक सर यहाँ पे मेरा थोड़ा सा 10 ईयर गलत हो गया, 48 ईयर्स का, मैंने गलती से 52 ईयर्स का लिया है। कोई बात नहीं। सो यस सर। सो अगर हम देखते हैं तो एक 40,000 के हिसाब से राइट ना उनको एक 1,97,55,785 रुपीज का एक टर्म इंश्योरेंस प्लान की उनको अभी जरूरत पड़ेगी। तो उन्हें भी एक क्लियर पिक्चर आ गया कि एक्चुअल अमाउंट क्या रहेगी कि मुझे आफ्टर मी मेरे फैमिली का लाइफस्टाइल अगर वैसे ही मेंटेन रखना है मुझे विथ नो चेंज, सो उनको एक ये एन्युटी लगेगी फॉर हिज स्पाउस लाइफ। गुड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिटायरमेंट के लिए वो एसआईपी कर रहे, हर महीने वो एक फिक्स अमाउंट अचीव इन्वेस्ट करेंगे टू क्रिएट अ कॉर्पस ऑफ 4 करोड़। बट गॉड फॉरबिड आज कुछ हो जाता है तो हमारे पास 4 करोड़ का कॉर्पस नहीं है, या वाइफ अभी रिटायर, अभी उसको विड्रॉ करना है 40,000, तो वो हम इंश्योरेंस प्लान लेके कर सकते हैं। तो क्लाइंट एक साथ 2 करोड़ का टर्म प्लान नहीं लेना चाहते तो क्लाइंट कैन स्टार्ट विद इवन 50 लाख टर्म प्लान ऑल्सो। यस सर। यस। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि एकदम हम पूरा टारगेट को अचीव करें। यस। यस। सो सर ये एक उनके चिल्ड्रन मैरिज का प्लान था। सो उन्हें उनके फॉर ईच चाइल्ड ही वांट्स 12 लाख रुपीज एट द रिस्पेक्टिव एज ऑफ 27। सो ये आदित्य का प्लान है, अभी वो 8 साल का है, उसको 19 साल है अभी 27 का होने में। तो 12 लाख की हम 6% से वैल्यू निकालते हैं तो वो 57,48,639 रुपीज आ गई। एंड फिर सिमिलरली हमने उसके लिए भी एक एसआईपी का प्लान लिया, उसमें भी हमने 6, 8, 10 और 12 ये 4 तरह के इंटरेस्ट रेट से उनकी एक एसआईपी का कैलकुलेशन किया है यहाँ पे। गुड, वेरी गुड। एंड यस, दिस इज सिमिलर फॉर वेदिका। शी इज राइट नाउ 5 years old और उसे 22 साल लगेंगे। सो 22 साल के हिसाब से 6% इन्फ्लेशन लेके 12 लाख की वैल्यू आ गई यहाँ पे 43,24,245 रुपीज। और नीचे उसका भी मैंने यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेशन निकाला है, मंथली एसआईपी 6, 8, 10, 12 इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे जब हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बनाया तो क्लाइंट को एक जब हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बनाया तो क्लाइंट को एक क्लैरिटी आ गई कि
उसके लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंट गोल है और वो इम्पोर्टेंट गोल के लिए कितना इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस चाहिए, कितना पर मंथ उसकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से पर्टिकुलर गोल के लिए जो रिस्क प्रोफाइल सिलेक्ट करते हैं तो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 6%, 8%, 10% और 12% के हिसाब से। ओके, तो कहीं ना कहीं एक क्लाइंट को अपना रोड मैप क्लियर है तो क्लाइंट एक अच्छा अपनी लाइफ जर्नी को यानी कि आपके फाइनेंशियल गोल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि हम अपने सन या डॉटर को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, बट उस समय हमारे पास कॉर्पस नहीं है तो कैसे करेंगे? चलो उस समय 50% भी कॉर्पस है तो हम क्या कर सकते हैं, 50% के लिए लोन ले सकते हैं, बट हमारे पास कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ। गुड, वेरी गुड। तो आई हम्बल रिक्वेस्ट कि जब ये फाइनेंशियल प्लान आपने बनाया है तो आप क्या कर सकते हैं कि जब हम ये वीडियो पब्लिश करेंगे तो फर्स्ट यू कैन शेयर दैट सैंपल प्लान आल्सो, पीडीएफ फाइल जो आपने बनाई है वो भी आप अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं और साथ साथ में वीडियो की लिंक भी शेयर कर सकते हैं और उसके बाद उनको बता सकते हैं कि भाई आप दोनों गो थ्रू करिए और उसके बाद ये हमने एक सैंपल प्लान बनाया है एक क्लाइंट का, तो आप मुझे अपॉइंटमेंट देते हैं और आप अपनी डिटेल भी शेयर करते हैं तो मैं आपका कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बना दूंगा। उसके बाद प्रोडक्ट आपको परचेज करना हमारे साथ या नहीं करना है वो आपकी थॉट है, ओके, बट एटलीस्ट इफ यू गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्लान विच कुड बी अ वर्थ ऑफ मिनिमम 5-10,000 रुपीज। ओके, तो आज आपने जो लर्न किया उसके लिए जो टाइम इन्वेस्टमेंट किया और मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट किया, अप्रोक्सीमेटली मैं बताऊं तो ऑलरेडी यू हैव इन्वेस्टेड मिनिमम 500-600 आवर्स ऑफ टाइम, यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 1,25,000 और आप एग्जाम सब कंप्लीट करेंगे तब तक हो सकता है कि क्लोज टू 2 लाख रुपीज का आपका मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, 1,000 आवर्स प्लस का आपका टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सो यू हैव नाउ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर टू अ फाइनेंशियल प्लानर। तो कहीं ना कहीं अभी आप कोई चार्ज नहीं कर रहे बिकॉज टिल यू हैव डिसाइडेड कि यू आर अर्निंग फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, बट कोई क्लाइंट आपके साथ फाइनेंशियल प्लान बनाता है तो उनको तो आप क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बना के दे रहे हैं, तो क्लाइंट को क्लैरिटी मिलेगी। बाद में वो एग्जीक्यूट आपसे करे या दूसरे करे, दैट इज डिफरेंट, बट समथिंग यू कैन से वैल्यू एडिशन ऑफ आवर सोसाइटी। हम कहते हैं कि हमें डोनेशन करना चाहिए, हमें वैल्यू एडिशन करना चाहिए, तो यही तो हम करना चाहते हैं ना। वैल्यू एडिशन करने के लिए या कोई अच्छी एक्टिविटी करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें प्रोफेशन के बाद जाके कर सकते, हमें अपने प्रोफेशन में ही कर सकते कि भाई आप हमारे ये आप देखो सैंपल प्लान, ओके, और आपको लगता है कि आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे तो आपको यूजफुल होगा, तो मैं विदाउट एनी चार्जेस, ओके, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ कि आप मेरे से प्रोडक्ट्स या मेरी सर्विसेज बाय करेंगे, मैं आपका फाइनेंशियल प्लान बना दूंगा। उसके बाद यू विल डिसाइड कि आपको एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है तो हमारे साथ कर सकते हैं, दूसरे के साथ कर सकते हैं, बट एटलीस्ट इफ यू आर अवेयर अबाउट योर फ्यूचर गोल तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी बनेगी ना। तो आपने समझो कि 100 क्लाइंट के बनाए हैं तो हो सकता है कि 50 क्लाइंट को समझ में नहीं आएगा, यानी कि वो इतने मैच्योर नहीं है, भले उनकी 30 की है, 40 की है, 50 की है, बट मैच्योर नहीं है, उनको कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हो सकता है कि आगे जाके उनको समझ में आएगा। 50 में से बाकी 50 रहे, उसमें से हो सकता है 25 लोगों ने आपके साथ स्लोली एग्जीक्यूट किया, ओके। तो कहने का मतलब है कि एटलीस्ट वी गॉट 1 out of 4 ऑन एवरेज रिजल्ट, तो कहीं ना कहीं दिस इज गुड फॉर अस ना। डेफिनेटली सर। ओके, तो यहाँ पे आई एम वेरी हैप्पी कि आपने जो मेरी ट्रेनिंग है उसको एक स्पिरिट में लर्न किया, और आई नो दैट यू हैव डन लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो नेक्स्ट 6 मंथ में आपकी एग्जाम्स होगी, बट साथ साथ में यू नीड टू एंश्योर दैट के ऑन एवरेज 1 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर डे होनी चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम यू प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान, यू कैन meet with the client and you can do one component also, like किसी के लिए उनका बच्चों का एजुकेशन प्रायोरिटी है तो उनका बनाया,
किसी का रिटायरमेंट का प्रायोरिटी Yes, है, किसी का इंश्योरेंस का प्रायोरिटी है, किसी का वैकेशन का प्रायोरिटी है, किसी का कंटीजेंसी फंड की प्रायोरिटी है। contingent. उसके बाद जब Yes, सेकंड मीटिंग थर्ड मीटिंग होगी तभी उनको समझ में आएगा कि राइट नाउ वी हैव जस्ट प्रिपेयर्ड वन पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल प्लान, व्हाई डोंट वी प्रिपेयर अवर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, सो यू कैन total plan. make it that plan over a period of time, maybe 1 month to 3 months. It is not necessary कि every time we get opportunity to construct the comprehensive financial plan. Comprehensive. हो सकता है लास्ट Definitely. 6 मंथ में जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की है आपने कंपोनेंट प्लानिंग की, तो आप वापस उनको जाके उनका अभी आप क्या कर सकते हैं, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान पूरा प्लान बना सकते हैं। यस, गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी वी हैव इन्वेस्टेड आई थिंक 45 मिनट्स हो गई, बट इट्स इंटरेस्टिंग डिस्कशन। तो अभी नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में हम कंक्लूड करते हैं। तो क्या एक इम्पोर्टेंट मैसेज आप अपने इन्वेस्टर्स को देना चाहते हैं, आप अपने यानी कि आपके जो फादर के इन्वेस्टर्स है, ओके, तो उनको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? सो सर, बेसिकली सर मैंने जब ये लर्निंग की तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, लर्निंग करते वक्त मैंने खुद को ऐसे नहीं देखा कि एक मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ या फिर मैं बन रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने खुद को एज अ इन्वेस्टर की जगह पे रखा कि ये जो एडवाइजर है ये मुझे क्या क्या दे सकता है, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन माई इन्वेस्टर। सो फ्रॉम दैट अंडरस्टूड कि हमें ऐसी कभी कभी होता है ना सर कि क्लाइंट्स जो होते हैं जो एक अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टर, सॉरी, आप फिर से बताए ना। यस यस सर, यस। सो बेसिकली आफ्टर दिस लर्निंग मैंने एक बात ध्यान में रखी कि मुझे खुद को भी एक इन्वेस्टर की तरह अगर मैं देखूंगा तब भी मुझे पता है कि एक फाइनेंशियल प्लानर मुझे क्या एडवाइस देगा। मैसेज इज वेरी सिंपल सर, लाइक कि हमें कभी भी सर एक अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट से दूर रहना है। मतलब जो कभी कभार कहते हैं हाँ एक तो इन्वेस्टमेंट 1000 की है, 3000 की, लेकिन हमें कभी कभी क्लियर पिक्चर नहीं रहता है कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए। अभी हमने जो एक प्लान डिस्कस किया, सो उससे मिस्टर इंद्रजीत भी बहुत सीरियस हो गए कि ही रिक्वायर्ड दी प्रायोरिटाइजेशन और उन्हें इतने की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उन्होंने मुझे भी कहा कि ये मैंने पहले कभी अंडरस्टैंड नहीं किया था कि एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए। तो जो है कि एक फाइनेंशियल प्लानर एक आपको अंडरस्टैंड करने में मदद कर सकता है कि आपकी एक्चुअल नीड और राइट नाउ आपको एक गोल प्रायोरिटाइजेशन के हिसाब से आपको क्या करने की जरूरत है। दूसरी भी एक बात सर कि बहुत से प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो कभी कभार खुद का टारगेट कंप्लीट करने के लिए कुछ भी रॉन्ग प्रोडक्ट्स भी कभी कभी मिस सेलिंग भी हो जाता है, कर देते हैं। आपने अभी शुरुआत में भी कहा कि रिपीट देना तो मतलब बहुत ही कॉमन हो गया है कमीशन में से। सो एक फाइनेंशियल प्लानर जो होगा वो आपके लिए प्लान को मॉडिफाई करेगा ताकि क्लाइंट को प्लान के हिसाब से मॉडिफाई करेगा। सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट लर्निंग आई हैव एवर लर्न फ्रॉम दिस कोर्स कि we will be the most client focusing advisors and will modify the plan as per the client's requirement. Very good, very good. तो आप सेकेंड जनरेशन यंग म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर है, तो जो आपकी एज में यंग डिस्ट्रीब्यूटर है या जो एस्पायरिंग डिस्ट्रीब्यूटर है जो अपना इंडिपेंडेंट कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यस सर, डेफिनेटली ये करियर बहुत वास्ट है एंड यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि हम देख सकते हैं सर इंडिया में मतलब एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर्स जो CFPs है वो उनकी नंबर्स बहुत कम है। मतलब लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है, लोग जाते नहीं है, क्योंकि हम जो है डायरेक्टली प्रोडक्ट की बात नहीं करते। हम पहले क्लाइंट का जो पूरा बेस है, उनके एसेट्स हो गया, लायबिलिटीज हो गया, वो कैलकुलेट करने के बाद प्रोडक्ट में एंटर करते हैं। सो 27 कंट्रीज में अभी हमारा जो प्रोफेशन है वो फैला है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्लाइंट सर्व करने के लिए, क्योंकि अच्छे एडवाइजर्स बहुत कम मिलते हैं। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर तो बहुत है, वो मतलब आएंगे फैंसी डिस्कशन दिखाएंगे। अभी जो आपने हमें सिखाया कि एक पेपर पे हमें बनाना है एक टाइमलाइन जो क्लाइंट के सामने बनानी है, मतलब आपका जो मैसेज था पहले लेक्चर में वो मुझे बहुत अभी भी बहुत क्लियर याद है कि हमें बस एक पेन पेपर एंड कैलकुलेटर लेके ही क्लाइंट के साथ बैठना है, ना कि हमें लैपटॉप खोल के कोई प्रेजेंटेशन दे दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। सो बेसिकली एक क्लाइंट सर्व भी बहुत हम अच्छे से कर सकते हैं विद प्रॉपर नॉलेज एंड एक उससे हमारी एक अच्छी अर्निंग भी हो जाएगी। सो दोनों भी जो हमारे गोल्स है वो अचीव हो सकते हैं। सो एनीवन कैन जॉइन दिस प्रोफेशन। गुड, वेरी गुड। तो
यहाँ पे हम एक कंक्लूड करें तो आपके फादर का जो बिजनेस था, आपके ज्वाइन करने पहले यस भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्टिविटी होगी बिजनेस की, यस कोई 10 क्लाइंट को मिले तो 2-3 क्लाइंट कन्वर्ट हुए, उसके बाद वो 2-3 क्लाइंट ने थोड़ा इंश्योरेंस लिया, म्यूचुअल फंड लिया। अभी पास्ट 6 मंथ का जो आपने किया, आपके फादर ने आपको डेलीगेट कर दिया वो पोटेंशियल क्लाइंट के एग्जिस्टिंग क्लाइंट को, तो अभी आप समझो कि मेजर कर रहे ऑन एवरेज तो प्रोडक्टिविटी का क्या इंप्रूवमेंट हुआ? अभी आप समझो कि आपने जनवरी में जो किया या फरवरी में किया, तो आपको क्या लगा कि 6 मंथ पहले और अभी की प्रोडक्टिविटी में क्या इंप्रूवमेंट है? यस सर, सो बेसिकली मेरे फादर भी आपके बहुत से वर्कशॉप करते थे पहले भी। सो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग उनकी भी और मेरी भी यही रही कि पहले मेरे फादर जब जाते थे इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने, म्यूचुअल फंड हो गया या फिर इंश्योरेंस हो गया, सो इट वाज जस्ट लाइक अप्रोक्सीमेट पिक्चर और ब्लर पिक्चर कि हमें इतने की करनी है तो ये कर लो। लेकिन जो क्लाइंट सीरियसनेस जो रहता है, जो एक्चुअल उनके पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है। सो मैंने जब से आपका ट्रेनिंग किया, मेरा आई गेस मेरा ट्रेनिंग जनवरी में खत्म हुआ सर। सो तब तक मेरे फादर के जो 2 क्लाइंट्स थे, तो मैं उनसे मतलब बहुत से मिला, लेकिन 2 क्लाइंट जो मैंने खुद की तरफ से लॉक किए, तो एक जो थे मिस्टर अमोल थे, मैंने आपको उनका एक प्लान भेजा था, तो उन्हें चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान करना था। तो जब मैंने उनमें क्लियर पिक्चर दिया, तो ही गॉट अ क्लियर पिक्चर कि मुझे इतने सालों में मेरे चिल्ड्रंस के लिए ये इन्वेस्टमेंट करनी है। सो राइट नाउ वी हैव स्टार्टेड 40,000 मंथली इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। यस सर, thank you so much sir. And one more, my father's friend, Mr. I guess हाँ रंजन सर, so वो मेरे फादर के मैनेजर है। so मैंने उनसे भी बात की, so he was very happy कि मतलब एक इतना क्लियर पिक्चर उन्हें मिला कि पूरा एक पेपर पे प्लान मिला उनको। so he was very happy and he has also started the 25,000 monthly SIP. वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो कहने का मतलब वही है कि जब हम मार्केट में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जाते हैं, तभी हम क्या है, जनरल टॉक करते हैं, यूक्रेन में क्या चल रहा है, ओके आगे जाके क्या होगा, ओके क्या होगा। तो हमें मैक्रो इवेंट पे फोकस करके हम अपना और क्लाइंट दोनों का टाइम बिगाड़ते हैं, और बाद में फाइनली टैक्स बेनिफिट, प्रोडक्ट के रिटर्न, या नया प्रोडक्ट आया है या पुराना प्रोडक्ट बंद हो रहा है, ऐसा करके कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं। ओके, दैट इज द हिस्ट्री और दैट इज द स्ट्रेटेजी। यू कैन से 99 out of 100 are doing unknowingly या knowingly। तो what we do as a financial planner कि यहाँ पे हम माइक्रो पे फोकस करते हैं, क्लाइंट का एक कस्टमाइज फाइनेंशियल प्लान बनता है, क्लाइंट को खुद को पता चलता है कि दुनिया में कुछ भी हो, मुझे आज से 5 साल के बाद इतना कॉर्पस चाहिए, ये गोल के लिए 10 साल के बाद इतना कॉर्पस चाहिए, रिटायरमेंट पे इतना कॉर्पस चाहिए, इतना कॉर्पस अचीव करने के लिए मेरी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से पर मंथ मुझे इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, इनकेस कुछ इमरजेंसी आती है तो उसके लिए कंटीजेंसी फंड होना चाहिए, कुछ हेल्थ के या कोई अनसर्टन इवेंट हो जाती है तो उसके लिए नेसेसरी इंश्योरेंस होना चाहिए। तो क्लाइंट जब हम उसका कस्टमाइज सॉल्यूशन देते हैं, उसी को ही बात करते हैं, जहाँ पे मैं कोई जनरल बात नहीं कर रहा हूँ, क्लाइंट ही बात कर रहा हूँ। जैसे आपने इंद्रजीत का केस शेयर किया, ओके, तो क्लाइंट को एक क्लैरिटी मिलती है कि दिस इज द पर मंथ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इनटू बास्केट प्रोडक्ट टू अचीव माय वेरियस गोल। तो उसके लिए मैं कितना शॉर्टफॉल है और शॉर्टफॉल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो समझदार क्लाइंट होगा, वो इनकम बढ़ाने की कोशिश करेगा, या साथ साथ में पहला स्टेप है इनकम बढ़ाने की कोशिश करेगा, सेकंड स्टेप है वो अपने एक्सपेंसेस कम करेगा, थर्ड उसकी लायबिलिटीज को कम करेगा। तो कहीं ना कहीं वो एक आपके साथ मिलके, दोनों साथ में मिलके ऐसा हम ओवर पीरियड टाइम काम करेंगे जिससे हमारे पास एक सफिशिएंट कॉर्पस हो जाए हमारे गोल के अचीव करने के लिए। तो दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। तो ऑटोमेटिकली ये सब हम करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है लॉन्ग टर्म में 2 to 3x होने वाली है। हमारा कन्वर्जन रेट डबल हो जाएगा, हमारा टिकट साइज जो है इन्वेस्टमेंट का वो भी 2 टाइम to 3 टाइम हो जाएगा। बट उसके लिए हमें एक लॉन्ग प्रोसेस से जाना पड़ेगा। फर्स्ट तो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा लर्न करने के लिए, उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये 6 मंथ का भी जर्नी पकड़ के चले, ओके, तो ट्रेनिंग में आपने एक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तीसरा ये नया प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ेगा। बाद में वही पुराना प्रोसेस लेके जा रहे हैं तो कोई नया प्रोसेस को अप्लाई होगा ही नहीं बेनिफिट। तो जब होगा ही नहीं, आपको अनकंफर्ट जोन में जाएंगे 6 मंथ 1 ईयर के लिए, तब जाके वो अनकंफर्ट जोन आपका क्या बन सकता है,
कंफर्ट जोन बनेगा। गुड, वेरी गुड। यस। तो लेट कंक्लूड द डिस्कशन। क्या फ्यूचर प्लान्स है आपके? हम बात करें नेक्स्ट 3 इयर्स 5 इयर्स के बाद हम वापस मिले तो वेयर डू यू सी योरसेल्फ? सो सर अभी मेरा पहला पेपर है 24 मार्च को इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट का। सो सर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सर्टिफिकेशन मैं मेरे फादर को अभी भी असिस्ट कर रहा हूँ। सो दिस सर्टिफिकेशन आफ्टर दिस आई विल जॉइन हिज विद फुल फ्लेज, मतलब मैं उनके साथ पूरी तरह से जुड़ जाऊंगा। एंड आई मतलब मेरा एक गोल है कि अगले 5 साल में मेरे फादर के हुए मुझे 10 करोड़ तक लेके जाना है। So that's my 5 years target. Yes, mutual fund. अभी कितना mutual fund है AUM? Right now sir, जब से मैंने ये किया, right now he is on 54 lakhs वगैरह है उनका। Okay. और मंथली SIP बुक साइज? मंथली SIP सर अभी मतलब उनका इंडिविजुअल देखेंगे तो उनका एक 25 से 30,000 तक है। ओके ओके, तो इसका मतलब कि मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपके पास क्या है कि लिवरेज है आपके फादर के क्लाइंट का, यानी कि ऑलरेडी आई सेड ना कि यू आर ऑन अ पर्टिकुलर लेवल, तो आपके पास आपके फादर जो है एक ट्रस्टेड रिस्पेक्टेड, सब उनको जानते हैं, समझो उनके पास 300 क्लाइंट का एक ग्रुप है। अभी उन्होंने जो किया वहां से एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, उसके लिए आपने ट्रेनिंग कर ली, सर्टिफिकेशन कर लिया, और आप उनको कोर प्रोडक्ट दे रहे हैं एज ए पार्ट ऑफ उनके इन्वेस्टमेंट के गोल के लिए, म्यूचुअल फंड एग्जांपल। तो आई एम श्योर दैट कि क्रिएटिंग अ 10 करोड़ CR इज द cakewalk provided if we follow the process and do a necessary hard work। तो मेरे हिसाब से 5 साल में तो मेरा थॉट है कि यस 3 साल में ही आप 10 करोड़ कर सकते हैं, 5 साल में तो ये हो सकता है कि 25 करोड़ का म्यूचुअल फंड AUM हो जाएगा, 3 साल में आप चाहे तो 10 लाख का SIP बुक साइज हो जाएगी, और 5-7 साल के बाद ये हम 25 लाख की SIP बुक साइज कर सकते हैं। सो आई थैंक यू वेरी मच विश्वजीत for joining the digital meeting on auspicious day of Mahashivratri, and I wish कि may Lord Shiva bless in your new journey and you successfully complete your certification by June-July this year, and जो भी आपके plans है कमिंग 3 इयर्स के या 5 इयर्स के, वो आप प्लान जो है अचीव करें। और डेफिनेटली एज ए फाइनेंशियल प्लानर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है विन विन सिचुएशन का है कि भाई हम क्लाइंट सेंट्रिक चीजें करेंगे और क्लाइंट बेनिफिट होगा तो एज ए मैं बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूटर या प्लानर होगा। सो थैंक यू वेरी मच विश्वजीत फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल story with us. Thank you very much. Yes sir. And sir, I will add one more small point. Sure, sir, सर मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि आपकी जो प्रोसेस है कि जो मतलब लर्न करते वक्त आपने मुझे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने के लिए पुश किया। सो मैं पहले बहुत डरता था कि इंटरेक्शन कैसे करना है लोगों से, मतलब मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं है फाइनेंस का, मैं कैसे जाऊंगा। लेकिन सर आई रियली थैंक यू कि आपकी वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने के बाद। सो आई बिकम नाउ वेरी फ्लुएंट विद टॉकिंग एनीवन and any kind of financial discussion. So that was your thought process ki first you put your students in an uncomfort zone so that they can gain their confidence and come back as a confident student. So I like that your strategy so much and really thank you so much. Yeah, my pleasure, my pleasure. Thank you very much. Wish you all the best. Thank you so much. Yes sir.